अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गुफा में मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, मगर ये मंत्र कोई मामूली मंत्र नहीं थे, बल्कि एक काले साए को बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्र थे। भूषण बिना रुके आग में भस्म डालता जा रहा था। उसके चेहरे पर एक काला टीका लगा हुआ था। उसके सामने जल रही आग उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी डाल रही थी। वो देखने में बहुत ही दानवीय लग रहा था। उसने हवा में हाथ उठाते हुए प्रार्थना करनी शुरू की। हे दानवों के देवता, मेरी आपसे एक ही मांग है कि आप मुझे शीतलपुर का सिंहासन दे दें। फिर इसके लिए आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद उसने आग में एक और बार भस्म डाली। अचानक से उस आग में से एक तेज रोशनी निकली। भूषण के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसे लगा कि शायद उसकी मेहनत रंग लाई थी, लेकिन कुछ देर हो जाने के बाद भी उसके सामने कुछ भी नहीं आया। यह देखते ही उसका चेहरा निराशा से भर गया। वंदिता जैसी ताकतवर योद्धा को हराने के लिए उसे बहुत सारी ताकत चाहिए थी। इसी ताकत को पाने के लिए वो उस काली शक्ति को खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसने अभी तक न जाने कितनी चीजों से उसे खुश करने की कोशिश की थी। अलग अलग जानवरों के गोश्त, महंगी से महंगी शराब, यहाँ तक कि उसने जानवरों की बलि देने की भी कोशिश की थी, मगर अभी तक उसे उस काली शक्ति से कोई भी संकेत नहीं मिला था। मगर भूषण हार नहीं मानने वाला था। उसने दोबारा से अपना यज्ञ करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर भूषण के टेंट में वंदिता एक खंबे से बंधी हुई थी। भले ही वो बहुत ताकतवर योद्धा थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही दुख में थी, जिसके कारण वो अपनी ताकत इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। उसे मालूम नहीं था कि आर्यन की इस वक्त क्या हालत थी। उसकी आंखों के सामने दिन से रात और रात से दिन बीते जा रहे थे, लेकिन उसे आर्यन की एक भी खबर नहीं मिली थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। भूषण उसे उठाकर यहाँ ले आया था, मगर उसने अभी तक वंदिता को यह नहीं बताया था कि वो उसके साथ क्या करने वाला था। वंदिता को यह भी मालूम नहीं था कि आखिर कितने दिन बीत चुके थे। उसकी आंखें रो रो कर थक चुकी थी। वो हर दिन सिर्फ एक ही नाम का जप करती रहती थी, आर्यन, आर्यन, आर्यन। राजा भीमसेन के सैनिक वंदिता की तलाश में पूरे शहर को छान चुके थे। कुछ दिन पहले वो आर्यन के अड्डे पर भी आए थे, मगर भूषण ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया था, जिसके कारण उन्हें वापस जाना पड़ा था। डाकुओं से कौन ही पंगा लेना चाहता था। वहीं जब जयंत उस दिन सिद्धांत को रामपुर में अकेला छोड़कर वापस आया तो उसने आर्यन को बिस्तर पर लेटे हुए पाया। एक पल के लिए वो बहुत चौंक गया था, क्योंकि जो आर्यन उसके साथ था वो इस वक्त बिस्तर पर क्या कर रहा था। लेकिन तब भूषण ने उसको बताया था कि उन्हें आर्यन कहाँ मिला था और किस हालत में मिला था। तब जयंत को लगा था कि शायद सींग वाले लोगों के कबीले ने आर्यन की ये हालत कर दी थी, इसलिए उसके मन में कोई शक नहीं जागा था। उसने कई बार आर्यन को उसके ही टेंट में मारने की कोशिश की थी, मगर आर्यन के साथ ही उसके टेंट के बाहर 24 घंटे पहरा दे रहे थे, जिसके कारण जयंत अपने एक भी अटेम्प्ट में कामयाब नहीं हुआ था। वो राजकुमारी वंदिता को ढूंढने में लगा हुआ था, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि उसके चाचा भूषण ने ही राजकुमारी वंदिता को छुपा कर रखा हुआ था। कुछ दिन बीत जाने के बाद अचानक से आर्यन की आंखें खुल गईं। उसके बाजू में बैठा हुआ मिहिर उसे जागे हुए देख खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो आर्यन से गले मिलते हुए बोला, आज के बाद हमें इस तरह से मत डराना। हमें लगा था कि तुम कभी नहीं जागोगे। वो खुशी से उछलता हुआ अपने बाकी दोस्तों को इस बारे में बताने के लिए टेंट से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ जब आर्यन की आंखें खुली तो उसके सिर में एक तेज दर्द उठ गया। वो तुरंत अपने सिर को पकड़कर बैठ गया और दर्द से चिल्लाने लगा, जिसे सुनते ही अगले ही पल मिहिर वैद्य के साथ अंदर आ गया। वैद्य ने अंदर आकर आर्यन को एक दवाई दी, जिसे खाते ही आर्यन को कुछ देर बाद थोड़ा आराम मिला। आर्यन अपनी धीमी आवाज में बोला, मेरे साथ क्या हुआ था? मैं इस स्थिति में कैसे आ गया हूं? उसने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी मिहिर ने उसे वापस बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, हमें भी नहीं मालूम। जब हम राज्य वैद्य के यहाँ पहुंचे
तो उसकी कुटिया में तुम्हें पाया। तुम सोचने की कोशिश करो, तुम्हें जरूर याद आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। आर्यन ने जैसे ही अपने पैरों पर खड़े होने की दोबारा कोशिश की, वो तुरंत लड़खड़ा गया। उसका शरीर अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ था, मगर उसने किसी का भी सहारा लेने से मना कर दिया और अपने साथियों का हाथ छटक कर वो टेंट में यहाँ वहां घूमने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और तुरंत याद करने की कोशिश करने लगा। वो सोचने लगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था जिसके कारण वो इस तरह से कमजोर पड़ गया है। मगर वो कितना भी याद करने की कोशिश कर ले, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अचानक से टेंट में नितिन आया। नितिन ने आर्यन की हालत देखी और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या तुम सबको नहीं लगता कि अब हमें हमारा सरदार बदल लेना चाहिए? हम इतने कमजोर आदमी को अपना सरदार नहीं बना सकते जो पिछले 15 दिनों से बेहोश पड़ा हो। नितिन की बात सुनकर आर्यन एक पल के लिए चौंक गया, मगर अगले ही पल उसके शरीर में एक ऐसा गुस्सा उबल उठा जिसे वो संभाल नहीं पाया। उसने तुरंत कदम आगे बढ़ाए और नितिन के गाल पर एक जोर का मुक्का मार दिया। वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। तब आर्यन ने नितिन का चेहरा हाथ में पकड़ा और उसे जोर से दबाते हुए बोला, बोलो मत कि तुम्हारा सरदार कौन है। मैं भले ही कुछ दिनों के लिए बेहोश था, लेकिन मैं अभी भी इतना ताकतवर हूं कि तुम्हें 2 मुक्कों में गिरा सकता हूं। सभी आर्यन का पुराना रूप देखकर चौंक गए थे। उसने कहा और अपने टेंट से बाहर निकल गया। मिहिर ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो अपने घोड़े पर बैठा और अड्डे से बाहर निकल गया। जब मिहिर वैद्य की तरफ मुड़ा तो उसे वैद्य ने बताया कि आर्यन के दिमाग पर एक चोट आई थी, जिसके कारण शायद वो पिछले कुछ दिनों की सारी बातें भूल गया है। उन्हें नहीं मालूम था कि उसकी यादें कभी वापस आएंगी या नहीं। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी चौंक गए थे। दरअसल आर्यन जब राजकुमारी वंदिता को बचा रहा था तो उसके दिमाग पर एक गहरी चोट आई थी। आर्यन गुस्से से शराब खाने की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने एक के बाद एक बोतल से शराब पीनी शुरू कर दी और उसने एक बार फिर से सोचने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से उसका सिर तेजी से दुखने लगा। आर्यन ने जल्दी जल्दी शराब गटकनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसके आजू बाजू कुछ लड़कियां नाच रही थी। शराब के नशे में आर्यन ने एक लड़की को अपनी गोद में बिठाया और उसके हाथ में शराब का ग्लास पकड़ाकर उसे शराब पिलाने को कहा। जयंत ये सब एक खिड़की में से देख रहा था। जैसे ही उसने आर्यन को जगा हुआ देखा था, वो खुश नहीं था, इसलिए वो आर्यन का पीछा करते हुए शराब खाने तक आ चुका था। मगर आर्यन का पुराना रूप देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। उसने मिहिर की बात सुन ली थी और जानता था कि आर्यन अपनी याददाश्त खो चुका है। इसका मतलब था कि वो राजकुमारी वंदिता से प्यार करने के बारे में सब कुछ भूल चुका होगा। शराब पीते पीते रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आर्यन तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर वापस अपने अड्डे पर आ चुका था। उसका और भूषण का टेंट एक दूसरे के आजू बाजू था। शराब के नशे में आर्यन को मालूम नहीं चला कि वो धोखे से भूषण के टेंट में चला गया है। टेंट में अंदर जाते ही उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो तुरंत अलर्ट हो गया और यहाँ वहां देखने लगा। तभी अचानक से उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो कि रस्सी से खंबे में बंधी हुई थी। उसे देखकर आर्यन अपनी जगह पर रुक गया। अचानक से उसका सिर तेज दुखने लगा और वो अपना सिर पकड़कर वहीं घुटनों पर बैठ गया। जैसे ही वो जमीन पर धड़ाम से गिरा, राजकुमारी वंदिता चौंक गई और उसने अपना सिर उठाकर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सामने न जाने कितने दिनों बाद आर्यन आ चुका था। उसने अपने सूखे होठों के साथ कहा, आर्यन, तुम कहां थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राजकुमारी वंदिता के अंदर न जाने कहां से एक ताकत आ गई और वो हिलने लगी ताकि वो अपनी रस्सी खोल पाए। उसने इतनी तेज अपनी रस्सी खींची कि एक पल के लिए जिस खंबे से वो बंधी थी वो खंबा भी हिल गया। अपना नाम सुनकर आर्यन की आंखें खुली और उसने वंदिता की आंखों में आंखें डालकर देखा और बोला, तुम मुझे कैसे जानती हो? कौन हो तुम और मेरे चाचा जी के कमरे में क्या कर रही हो? जैसे ही आर्यन के मुंह से ये शब्द निकले, वंदिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों में आ गए और वो रोते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो आर्यन? तुम मुझे नहीं जानते? मैं राजकुमारी वंदिता, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुमने
मेरी भैरवगढ़ में जान बचाई थी जिस दौरान तुम्हारे सिर पर चोट आ गई और तुम बेहोश हो गए। मैं ही तुम्हें राज्य वैद्य के यहाँ ले गई थी। आर्यन को वंदिता की एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका था। वो उन दोनों के बीच बीते हुए प्यार भरे पल ही नहीं, बल्कि साथ में बीते हुए कठिन पल भी भूल चुका था। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने अपनी जेब से चाकू निकालते हुए वंदिता के गले पर रखते हुए कहा, मुझसे होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। लगता है तुम्हें यहाँ पर चाचा जी लेकर आए हैं। तुम मेरे साथ बातें बनाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं इसी वक्त तुम्हारा गला काट दूंगा। आर्यन ने गुस्से से लाल आंखों के साथ कहा। उसकी इतनी क्रूर बातें सुनकर वंदिता का दिल चूर चूर हो गया और वो सिसक कर रोने लगी। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिंदगी में उसे जब एक बार प्यार हासिल हुआ था तो वो प्यार उसके साथ रहने को तैयार नहीं था। आर्यन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा, मगर वंदिता इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम हमारे बीच बीते हुए इतने सारे पलों को कैसे भूल सकते हो? याद करो आर्यन, याद करो, मैं तुम्हारी वंदिता हूं। मगर वंदिता की आवाज आर्यन के दिमाग पर ही नहीं, बल्कि उसके दिल पर भी एक अजीब सा वार कर रही थी, जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने एक आखिरी बार वंदिता की तरफ देखा और उस कमरे से चला गया। उसके जाते ही वंदिता की सारी जिंदगी एक पल में तबाह हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसका इकलौता प्यार उसे पहचान नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत की जिंदगी मौत के रास्ते पर थी। उसके सामने हवा में उड़ रहा सांप उस पर वार करने के लिए दोबारा से तैयार हो गया था। इस बार सिद्धांत जानता था कि वो उसके वार से बच नहीं पाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ एक ही चेहरे को याद किया, मगर अगले पल उसे वो वार महसूस नहीं हुआ। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो अपने सामने एक अजीब से आकार के आदमी को पाया। उस आदमी की छोटी छोटी आंखें थीं, मगर उसका शरीर आदमियों जैसा नहीं था, बल्कि वो किसी मछली की तरह नजर आ रहा था। कौन हो तुम और मैं कहां हूं? सिद्धांत ने तुरंत पूछा। मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम इस दुनिया से इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे। क्या होगा आगे? क्या सच में आर्यन अपनी यादें भूल चुका था? क्या वो वंदिता और उसके बीच बीते हुए प्यार भरे लम्हों को याद कर पाएगा? क्या वंदिता उसे उनका प्यार याद दिला पाएगी? क्या सिद्धांत इस नई दुनिया से बाहर आ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।